नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं गौरव अग्रवाल। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आज सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को क्या दीपावली गिफ्ट दिया है, ये आपको बताएंगे कि अन्नदाताओं के लिए आज क्या खुशखबरी आई है। आपको ये भी दिखाएंगे कि एशियन कप ट्रॉफी विवाद को लेकर पाकिस्तान को भारत ने कैसे झुका दिया। और यूपी के बरेली में हिंसा के गुनहगारों पर पुलिस का एक्शन भी आपको हम दिखाएंगे इस शो में। साथ ही दिल्ली के पाखंडी चैतन्यानंद के नए राज का पर्दाफाश करेंगे और बात करेंगे पुतिन की, जो यूक्रेन युद्ध के बीच दिसंबर में भारत आ रहे हैं। और इसी के साथ ही शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बहराइच में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। एक ही घर में 6 लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। शख्स ने 2 नाबालिग बच्चों की हत्या की है। हत्या कर शख्स ने परिवार समेत आग लगा ली है। शख्स की 2 बेटियां और पत्नी की भी मौत हुई है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच की तस्वीरें हैं, जहां दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई है। एक ही घर में 6 शव बरामद हुए हैं। यूपी के बहराइच से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने 2 मासूम बच्चों की गड़ासे से हत्या कर घर में आग लगा दी। हादसे में शख्स, उसकी पत्नी, 2 बेटियां और कुल 6 लोगों की मौत हो गई। आग में घर के साथ ट्रैक्टर और मवेशी भी जल गए। आरोपी ने बच्चों को लहसुन की कटाई के बहाने बुलाया था। पहले गड़ासे से सभी की हत्या कर दी और शवों और अपने परिवार को अंदर ही लॉक कर लिया और आग लगा दी। पुलिस अधिकारियों संग स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे तो गांव वाले आग बुझाते दिखे। शख्स विजय की सनक के चलते घर में ट्रैक्टर और बंधे मवेशी भी जल गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण जुट गए, लेकिन आंगन में पड़े किशोरों के खून से लथपथ शव देख सहम गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल गांव में मातम का माहौल है। प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद हैं। एक ही स्थान पर 6 लोगों की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। पैसे का लालच देकर धर्मांतरण का आरोप। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मलखान को गिरफ्तार किया है। 2 साल से धर्म परिवर्तन गैंग चला रहा था मलखान। बजरंग दल की शिकायत पर उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर साथियों की तलाश शुरू की है। तो लखनऊ में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से धर्मांतरण चला रहा था ये गैंग। मलखान नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और केस दर्ज कर ली गई है। एफआईआर हो गई है। उसके दूसरे साथियों की तलाश भी शुरू की जा रही है। और धर्मांतरण पर डीसीपी निपुण अग्रवाल ने क्या कहा, अब ये सुनिए। अब यहाँ पे पुलिस ने छानबीन करी और तो हमको पता लगा है कि ये पिछले 2 वर्षों से इस तरह की कृत कर रहे हैं, जिसमें कि ये भोले नाबालिग बच्चे, महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने ही खेत पे एक बड़ा हॉल नुमा इन्होंने कमरा बना रखा है, जिसमें कि उनको चमत्कारिक रूप से ठीक करना, उनका इलाज करना की बातें और वादा करके उनको छल कपट द्वारा उनका धन परिवर्तन कराते हैं। इसमें इनकी हमने गिरफ्तारी सुनिश्चित की। और इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मुझे गांव से ही जानकारी मिली थी, जो मलखान है इसके बच्चों के नाम आधार कार्ड पे भी चेंज हो चुके हैं। अच्छा। और इसने अपने भतीजे का भी आज के 3-4 साल पहले नाम चेंज कराया था। तो अगर आधार कार्ड पे चेंज हो रहे हैं, ईसाई नाम रखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कन्वर्जन हो रहा है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो करीब 150 के लगभग लोग थे मौके पे। और अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रहा था तो वहाँ पे लोग क्यों आ रहे थे? और अब एक ही गांव में 2 सभाएं ईसाइयों की चल रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों था? और हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। लखनऊ के बख्तौरी खेरा गांव में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। चंगाई सभा आयोजित की जा रही थी और इस जगह पर 2 साल से ये रैकेट चलाया जा रहा था। चंगाई सभा के नाम पर लोगों को यहां पर बुलाया जाता था और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, इस तरीके का आरोप है। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण इस जगह से हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया जिसका नाम मलखान सिंह बताया जाता है और यही वो जगह है जहां पर प्लॉट के भीतर ये
हॉल बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर 2 साल से इसे चलाया जा रहा था। तो एक टिन शेड के नीचे ये सारा काम हो रहा था और खेतों के बीचों बीच बिल्कुल आबादी से हटकर, लेकिन गांव है चारों तरफ और यहाँ पर ये चल रहा था। ये ग्रिल देखिए आप, यहाँ पर जो गेट भी लगाया गया है, फिलहाल इस पर ये ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस का निशान देखिए और यहाँ पर ये दोनों तरफ ये क्रॉस जो है वो इस ग्रिल में लगाए गए हैं। इससे ये पुष्टि तो हो जाती है कि यहाँ पर किस तरीके से ये काम चल रहा था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर गरीब लोगों को इसका निशाना बनाया जा रहा था। इलाज के नाम पर, उनके दुख दर्द दूर करने के नाम पर, गरीबी दूर करने के नाम पर धर्मांतरण का ये खेल लगभग 2 साल से चल रहा था। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले उपद्रवियों का आज एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ के बाद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। पथराव करने के मामले में 2 उपद्रवियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। बरेली पुलिस ने सीबीगंज इलाके में मुठभेड़ के बाद इदरिश और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि इन उपद्रवियों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस पर गोली चलाई और पथराव किया था। दोनों के पास से पुलिस ने छीनी गई सरकारी एंटी राइट गन, अवैध तमचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। कहीं ना कहीं बरेली की जो पुलिस है बवालियों पर लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ बवाल करने जहाँ बरेली आए थे? किसके कहने पर आए? अभी नहीं पता साहब, है हमें नहीं पता। किसने किसी ने तो बुलाया होगा आपकी? अहमद है नाम साहब, वो सजान। तो पुलिस की एंटी वायरल गन भी छीन के ले गए आप? नहीं साहब। आज मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कैसे यहाँ क्यों आए? चले आए साहब। अरे चले आए, किसने किसी ने बुलाया? क्या तौकीर ने बुलाया? उसके लोगों ने, गुर्गों ने बुलाया? किसने बुलाया? तो यहाँ पर क्यों आए? चले आए तो और बरेली बवाल मामले में यूपी पुलिस ने अब मौलाना तौकीर रजा के राजदार रहे डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार किया है। नफीस की गिरफ्तारी पर हमारे संवाददाता मनवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दंगे का दूसरा आरोपी देखिए, नफीस इसी गाड़ी में बैठकर जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नफीस के जो सिर है उस पर पुलिस ने टॉवल से डाल दिया है और नफीस को गिरफ्तार करके अब पुलिस लेके जा रही। तो लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पूरे बोलेरो गाड़ी के जो शीशे को बंद दिखाएंगे और नफीस के एक तरह से देखते सिर पर टॉवल से डाल दिया गया है पुलिस ने। तो कहीं ना कहीं नफीस जो है इनके लिए आरोपी बनाया गया है और जो दंगे की मेन साजिश करता है और तौकीर रजा का बिल्कुल हैंड माना जाता है और जो तौकीर कहते थे वही नफीस करता था और नफीस ने ही उस दिन भीड़ को इकट्ठा किया था। लगातार यहाँ से लोगों को मैसेज किए थे। तो आज बरेली पुलिस बड़े खुलासा कर सकती है। सामने में तस्वीरें दिखाऊं तो देखते ही TV9 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से नफीस जो बैठा हुआ है बोलेरो गाड़ी में पुलिस के बीच में और यही बोलेरो गाड़ी है कोतवाली की, इसमें अब नफीस को लेके जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नफीस हुआ, नफीस ने ही भीड़ को इकट्ठा करने की बुलाई थी, व्हाट्सएप मैसेज की। तो इसी के साथ सूत्रों में ये भी बता रहा है कि नफीस का जो बेटा जो है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मुंबई की एक सोसाइटी में गरबा के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया। गरबा के बीच अचानक कई लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह क्या थी, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के बीरा रोड की एक सोसाइटी में गरबा खेल रहे लोगों पर किसी ने अंडा फेंका। अंडा फेंकने की घटना के बाद हंगामा हो गया। इसके बाद अंडा फेंकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। ये घटना 30 सितंबर की रात करीब 10:50 की है। सोसाइटी में रहने वाले मोहसिन खान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंदू संगठनों की ओर से विरोध तेज होने के कारण पुलिस मामले की जांच में जुटे हुई है। दरअसल अभियुक्त मोहसिन ने गरबा के आयोजकों से आवाज ज्यादा होने को लेकर आपत्ति जताई। गरबा कर रहे लोगों के वीडियो बनाकर पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मोहसिन खान वहां से अपने घर लौट गया। लोगों के मुताबिक करीब 10:50 पर एस्टेला बिल्डिंग के 16वीं मंजिल से मोहसिन खान ने अंडा फेंका। जब 2 महिला पुलिसकर्मियों के पास टूटा हुआ अंडा मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उसके बाद लोग बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंच गए और हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 300 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और महाराष्ट्र के कल्याण में तिलक लगाने पर स्कूल ने रोक लगा दी, जिसके विरोध में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के इस रवैये के खिलाफ अभिभावकों ने सख्त नाराजगी जताई। कल्याण के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के माथे से तिलक हटवाया, बच्चियों के हाथों से चूड़ियां निकलवा दी, जिसके बाद हंगामा हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद प्रशासन ने स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है।
ये विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ अभिभावकों ने छात्रों के माथे पर तिलक या बिंदी, चूड़ियां या राखी या कलावा पहनने से मना करने के स्कूली फरमान पर आपत्ति जताई। विरोध में स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। यहाँ पे जबरदस्ती किया जा रहा है कि टीका नहीं लगाना है, तो अगर स्कूल में ये सब हो रहा है तो फिर आगे क्या हो सकता है, ऐसा एक सवाल हमारे दिल में आ रहा है। बच्चों के घर वालों का आरोप है कि छात्रों के माथे पर लगाए गए तिलक को स्कूल प्रशासन ने जबरन हटा दिया। साथ ही दोबारा ऐसा करने पर सजा देने की धमकी दी गई। कुछ अभिभावकों का आरोप है कि छात्रा के साथ हाथापाई भी की गई। बात बढ़ने पर मामले की शिकायत शिक्षा विभाग से की गई। पुलिस ने मुजाहिद आर्मी के फाउंडर मोहम्मद रजा को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रजा की गिरफ्तारी केरल से की गई। एटीएस अब उससे पूछताछ कर रही है। मुजाहिद आर्मी के चीफ मोहम्मद रजा पर हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का आरोप है। मोहम्मद रजा देश में शरिया कानून लागू करना चाहता था। रजा एक पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में था और अपने साथियों अकरम, मोहम्मद तौहीद, कासिम और सफील के साथ मिलकर हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रच रहा था। एटीएस मामले की जांच कर रही है। मोहम्मद रजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अदौली का रहने वाला है, लेकिन कई वर्षों से केरल में रह रहा था, जहां वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। हर महीने मां के खाते में पैसा भेजता था। केरल में कितने साल से रह रहा था? केरल में वो 4-5 साल से रहता है, लेकिन हर साल आता रहता है, 2-4-6 महीने में आता रहता है गाँव। अच्छा, अभी कितने दिन पहले आए थे? अभी ईद में आया था, ईद बाद गया है। तीनों भाई आए थे? तीनों भाई। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं तीनों भाई? लोहा बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। मोहम्मद रजा का कहना है कि उसका भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। रजा की मां ने कहा कि सोमवार को ही उससे फोन पर बात हुई थी, उसने बताया सब ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ रजा के गांव वालों का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि रजा ऐसा काम कर सकता है। और चैतन्यानंद को लेकर आज फिर बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस की टीम आज चैतन्यानंद को फिर इंस्टीट्यूट लेकर आई और कई अहम सुराग जुटाए। दिल्ली के वसंत कुंज से पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। दिल्ली में बाबा चैतन्यानंद को लेकर के दिल्ली पुलिस एक बार फिर इंस्टीट्यूट पहुंची है। दिल्ली पुलिस की ये टीम इस वक्त इंस्टीट्यूट में आ रही है। इसी इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट था वो चैतन्यानंद देख रहा था और इस वक्त आप देखेंगे कि स्वामी चैतन्यानंद को लेकर के जो टीम है वो इंस्टीट्यूट पहुंचे। तमाम जहां पर वो बैठता था, जिस कमरे में बुलाता था छात्राओं को, उन सभी जगहों पर ये इस वक्त जो जांच करेगी। तो फिलहाल चैतन्यानंद इस पुलिस जीप के अंदर मौजूद है, गाड़ी के अंदर, और अब तमाम जो सुराग और सबूत है चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। पहले भी एक बार इस इंस्टीट्यूट में आकर के पुलिस जांच कर चुकी है। महिला जो छात्राएं थी उनको कहां पर बुलाता था, सीसीटीवी कहां पे बाथरूम में उसने लगाए थे, किस तरीके से सीसीटीवी का एक्सेस उसने अपने मोबाइल में लिया था, किस तरीके से वो लड़कियों को परेशान कर रहा था, उन पर मानसिक दबाव बना रहा था। ये तमाम चीज जानने के लिए एक बार फिर स्वामी चैतन्यानंद को लेकर के पुलिस है वो इंस्टीट्यूट में पहुंची है। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को प्रयागराज जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है। इस पर हम एक आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे किस तरह से जो जिला झांसी कारागार है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था साफ चाक चौबंद कर दी गई है। जेल प्रशासन के पास देर रात जेल ट्रांसफर का आदेश आया। इसके बाद अली को भारी पुलिस बल के साथ झांसी जेल के लिए रवाना कर दिया गया। सताया जा रहा जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। पैसा आया था जेल में, वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी। नैनी सेंट्रल जेल में जून 2025 में अली अहमद की बैरक से 1100 रुपए नगद मिले थे। ये मामला सामने आने के बाद एक डिप्टी जेलर और ओवरहेड वार्डन को सस्पेंड भी कर दिया गया था और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक पे शिफ्ट कर दिया गया था। माना जा रहा है कि इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से अब उसकी जेल बदलने का फैसला लिया गया है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी को जांच से पहले ही क्लीन चिट देकर मामले को गरमा दिया है।
छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई 6 बच्चों की मौत के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। वापसी में किडनी फेल होने का दावा किया गया है। इस घटना के बाद कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से सिरप पर बैन लगा दिया था। अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस मामले पर कहा है कि बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कफ सिरप से मौत की बात निराधार है, यानी डिप्टी सीएम ने जांच रिपोर्ट से पहले ही कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय है। वहीं छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के मामले में भोपाल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि दोनों सिरप की जांच कर रहे हैं। फिलहाल दोनों सिरप की सेल पर रोक लगा दी गई है। बैन उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल हम लोग जांच करवा के उसको अभी सेल रुकवा देंगे उसकी। इससे पहले छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा था कि बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप है। दोनों कफ सिरप की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र में दशहरा पर एक बार फिर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे बड़ी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। बारिश की वजह से शिंदे ने अपना रैली स्थल भी बदल दिया है, तो उद्धव की रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। जयप्रकाश सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शिवसेना की दशहरा रैली होनी है वो 2 जगहों पर होगी, जिसमें एक आज़ाद मैदान और एक शिवाजी पार्क। लेकिन आज़ाद मैदान में कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, बरसात का मौसम होने की वजह से आज़ाद मैदान में जो है दशहरा रैली को एकनाथ शिंदे ने टाल दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा कीचड़ है, और इस कीचड़ के कारण यहाँ पर लोगों का आना जाना उठना बैठना बहुत मुश्किल है। ये बात एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की कि जिस तरह से शिवाजी पार्क में कीचड़ है, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, वैसा ही कीचड़ और वैसी ही बारिश का जो तंज है वो आज़ाद मैदान में भी झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली नेस्को ग्राउंड में कर दी है। नेस्को एक जो है इंडोर ग्राउंड है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार कार्यकर्ताओं के बैठने की क्षमता है। वहां पर गोरेगांव में इनका कार्यक्रम होगा। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उसके जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इसी शिवाजी पार्क में अपनी कुर्सियां बिछा दी। हम देख सकते हैं एक तरफ लाल कुर्सी बैठी है वीआईपी लोगों के लिए, तो एक तरफ सफ़ेद कुर्सी लगाई गई है। ये तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों की क्षमता का ये पूरा यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। और उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत रहस्य बन गई है। सवाल यह है कि उनकी मौत हादसा है या फिर साजिश। पूरी खबर देखिए। उत्तराखंड में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनके परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। उत्तराखंड पुलिस सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर राजीव की मौत की वजह कार नदी में गिरना बता रही है। तो वहीं मृतक पत्रकार की पत्नी मुस्कान ने हत्या की आशंका जताई है। इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। सर, मैं इसमें चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो। मैं सभी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सर, शासन प्रशासन से, कि एक पत्रकार को न्याय दिलवाएं। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। कोई भी कोताही या साजिश सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। पत्रकार राजीव एक यूट्यूब चैनल चलाते थे। वो 18 सितंबर की रात से लापता थे। उत्तरकाशी में आखिरी बार जिस कार में उन्हें देखा गया था वो अगले दिन एक नदी में मिली। इस घटना के 12 दिन बाद उनका शव मिला। पुलिस इसे एक सड़क हादसा मान रही है, लेकिन राजीव का परिवार इसे हत्या बता रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और बीकानेर में गरबा कार्यक्रम के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। एक दूसरे पर खूब पत्थर चले हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में डांडिया महोत्सव के दौरान बीती रात जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक हो गई। इस घटना में पुलिस अधिकारी, स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आसपास के लड़कों ने गरबा खेल रही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। किसी ने उन्हें टोका तो एक दफा तो वो चले गए। आधे घंटे बाद वापस आकर बवाल मचाने लगे। कुछ ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद दूसरे पक्ष के युवक इकट्ठा हुए। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वाल्मीकि पक्ष से कोई नितिन नाम का लड़का, वो वहाँ कोई खड़ा था, उससे किसी व्यक्ति का विवाद हुआ। हालांकि नाम वो पक्ष बता भी नहीं पा रहा है कि किससे बात हुई। तो उस चीज़ को लेके उनमें आपस में मनमुटाव हो गए, तो दोनों ने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया।
और धीरे धीरे दोनों पक्षों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई और पथराव शुरू हो गया। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लैट में लगी। आग के साथ धुएं का गुबार तेजी से फैलता देखा। आग और धुएं का गुबार ऊपर उठता देख बड़ी संख्या में लोग आसपास इकट्ठा हो गए और तुरंत फायर ब्रिगेड को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से फ्लैट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग की लपटें बहुत तेजी से ऊपर की ओर फैल रही थी। वहीं फ्लैट के अंदर रखा सामान जलने से घर के अंदर धुआं भर गया। ऐसे में इस घर से लोगों को बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वीडियो ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके का है, जहां वृंदावन गार्डन की इस बहुमंजिला इमारत में अचानक से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में पूजा के दौरान यह हादसा हुआ। पूजा की ज्योति से आग भड़कने की खबर सामने आई है। आसमान में फैल रहे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। खबर है कि आसपास के घरों को भी इस भीषण आग से नुकसान पहुंचा है। और दिल्ली सरकार ने मिलावटी खाने के सामान के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू किया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। त्योहार के मौके पर खाने पीने के सामान में मिलावट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार की ओर से आज ये कार्रवाई की गई। तस्वीरें दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के पास की हैं, जहां मावे से भरे कई ट्रकों की जांच की गई। खबर मिली थी कि कई ट्रकों में मिलावटी खोआ ले जाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच ने मिलकर ये रेड की। यहाँ 10 ट्रकों में भरकर खोया ले जाया जा रहा था। इन ट्रकों से मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। दीपावली के चलते बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ना लाजमी है। ऐसे में अगर मिलावटी खोए के इस्तेमाल की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इन्हीं खबरों के बीच आज छापामारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए थे। 2 दिन पहले अयोध्या में भी लड्डू के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इन्हीं लड्डुओं से भक्त हनुमानगढ़ी के मंदिर में भोग लगाते थे। जांच में देसी घी और पेड़े के सैंपल भी फेल हो गए। यहाँ दुकानदारों को लड्डुओं में किसी भी तरह का रंग नहीं मिलाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। और अब बात हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां आज अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरें गुरुग्राम की सेक्टर 68 की है, जहां बड़े इलाके में फैले कांग्रेस नेता राजेश यादव के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस बिल्डिंग की कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। इसको लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए थे। इसका नतीजा रहा कि कुछ ही घंटों में बड़े इलाके से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात था। कांग्रेस नेता का आरोप था कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान कांग्रेस नेता राजेश यादव पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS बाठ के काम में बाधा डालने के भी आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये गुंडागर्दी चल रही है, बताओ यहाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है FIR कराने की। बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसके तोड़ फोड़ के अभियान में? और ये सुपारी लेके काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या किसी बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी आज तक? इसलिए अवैध बनी हुई शॉपिंग मॉल इतने अवैध बने हुए हैं, कभी इसलिए तोड़े क्या? बड़ी खबर इस वक्त, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का 3% DA बढ़ा दिया गया है। रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने को मंजूरी मिली है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ मंजूर हुए हैं। देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। केंद्रीय स्कूल खोले जाने से 87,000 छात्रों को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है DA और DR बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना। और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है, उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना। और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है MSP में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है। और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी
और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम ये गीत। इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। और फेस्टिव सीजन में बैंकों से लोन लेने वाले कर्जदारों को राहत नहीं मिल पाई। आरबीआई ने रेपो रेट में फिर से कोई बदलाव नहीं किया। फेस्टिव सीजन में लोन सस्ते नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं घटेगी। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसे 5.5% पर जस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अगस्त में हुई मीटिंग में भी इसमें बदलाव नहीं हुआ था। वहीं देश की जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.8 किया गया। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चली मीटिंग में लिया गया। The MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बारे में डिटेल से बताया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कमेटी के सभी मेंबर्स ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई में कमी के चलते फैसला लिया गया। आरबीआई जिस रेट पर बैंक को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसमें बदलाव नहीं होने का मतलब है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेंगी न घटेंगी। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव किया है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आरक्षण खुलने के 15 मिनट तक सिर्फ पर्सनल आईडी पर टिकट बुक होंगे और उस दौरान एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप ट्रेन यात्रा करना चाहते हैं और आईआरसीटीसी के माध्यम से अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज से कई सारे नियमों में बदलाव हुआ है और यह बदलाव आईआरसीटीसी की वेबसाइट की ऑथेंटिकेशन को लेकर है। मसलन आईआरसीटीसी में लगभग 14 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, लेकिन जिन लोगों का आधार लिंक नहीं है उन लोगों को आज से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आईआरसीटीसी से जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो टिकट बुक करने में अगर आपका टिकट आधार से लिंक है, कहने का मतलब कि जिस वेबसाइट के थ्रू आप कर रहे हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट के थ्रू और उसमें आधार से लिंक है आपका वेबसाइट का सारा लॉगिन और सब कुछ, तो आपको टिकट बुक करने में आसानी होगी और 15 मिनट आपके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, खास करके तब जब आप तत्काल बुकिंग में जाते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊंगा। जैसे ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाते के साथ ही टिकट बुक का ऑप्शन आता है। जो यहाँ पे टिकट बुकिंग होगी, इस बुकिंग में उन्हीं लोगों को बुक करने का टिकट अथॉरिटी होगा जिन लोगों का आईआरसीटीसी से उनका आधार लिंक्ड होगा। और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का चौथा दिन है। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और मां दुर्गा की भक्ति के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें आज की हैं। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर आज उत्सव में खास रौनक है। आज मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा की गई। बंगाल के पारंपरिक ढोल को बजाकर देवी देवताओं का आह्वान किया गया। हवन और आरती से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वातावरण दिव्य और भव्य हो गया। वहीं फेमस सिंगर शान आज TV9 फेस्टिवल की महफिल का रंग जमाएंगे। आज उनकी परफॉर्मेंस बेहद खास है। इस मेले में देश विदेश के व्यापारियों ने अपनी स्टॉल्स लगाई हुई हैं। यहाँ लोगों को लुभाने के लिए काफी वैरायटी मौजूद है। फेस्टिव सीजन के हिसाब से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट से लेकर कपड़े, 5D फोटो और पेंटिंग के साथ ही हस्तशिल्प सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। हाथों से बनाई गई मूर्तियां, मिनी स्कल्पचर, बॉलीवुड स्टाइल सूट और डेकोरेशन के एंटीक आइटम्स खरीदे जा सकते हैं। महानवमी के मौके पर आज शाम को इवेंट और भी ज्यादा यादगार और शानदार होने वाला है। इस फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है। आप भी इस उत्सव में एक बार जरूर आए। जेनजी प्रदर्शनकारियों की एक और देश में क्रांति हुई है। नेपाल के बाद अब मेडागास्कर में गिर गई है सरकार। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने सरकार को बर्खास्त किया है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाया गया है। प्रधानमंत्री को हटाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी है। पानी और बिजली की समस्या को लेकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेडागास्कर की। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आंद्रे राजोलिना की मांग है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, एक बात बहुत जरूरी है, वो ये कि अब जो भी प्रोटेस्ट जिस भी देश में होते हैं उन्हें जेनजी का प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन चूंकि समस्या पानी और बिजली को लेकर है और इसी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो कैसे ये पूरा आंदोलन जेनजी के आंदोलन में टर्न हुआ है? देखिए, एक और हिंद महासागर का देश जो कि
डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता था और वहां पर इस तरह के प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। 25 तारीख से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। शुरुआती समस्या तो यही थी कि अचानक पानी और बिजली को लेकर कोई दिक्कत थी, लोग सड़कों पर आए, फिर पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और पुलिस की कार्रवाई में कई दर्जन लोग घायल हो गए और उसके बाद से विरोध प्रदर्शन उग्र होता गया। बाद में मेडागास्कर के राष्ट्रपति को ये लगा कि मामला का नियंत्रण से बाहर जा सकता है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन विरोध प्रदर्शन इसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन में लोग जुट रहे हैं और अब उनकी मांग है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो मेडागास्कर की सरकार बर्खास्त हो चुकी है, राष्ट्रपति ने एक्शन ले लिया है इस प्रोटेस्ट को, लेकिन फिर भी शांत करने के हालात बनते नहीं दिख रहे हैं। शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। और विकसित भारत का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा भारत पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी सजग और गंभीर है। अब यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व को WNBR यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में शामिल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार यूनेस्को ने दुनिया भर के 26 बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी सूची में शामिल किया है। ये संख्या 20 साल में सबसे ज्यादा है। WNBR में इस समय 142 देशों के 785 स्थल शामिल हैं। यूनेस्को ने भारत के एक और बायो रिजर्व को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है और 7,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित शीत मरुस्थल में स्पीति वन्य जीव प्रभाग, लाहौल के वन्य क्षेत्र जिसमें 3,300 से 6,600 मीटर ऊंचाई पर स्थित बारालाचा दर्रा, भरतपुर, सरचू जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रताल वेटलैंड और सरचू मैदान आते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये इलाका दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क इकोसिस्टम में से एक है। इसी के साथ भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।